नमस्कार। भोरे भोर में आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। आज का भोरे भोर कुछ स्पेशल होने जा रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि भोरे भोर में अक्सर मैं अकेले आता हूं, पर आज हमारे दो पिलर हैं। राकेश को आप जानते हैं अच्छी तरह से, लगातार हमारे साथ कई खबरों में राकेश बेहतर ढंग से रिसर्च करके आते हैं और बातों को, चीज़ों को रखते हैं। दूसरे हिमांशु हैं। हिमांशु की शैली और इनके खबर पढ़ने का अंदाज आप लोगों को बहुत पसंद आया है। इन दोनों को आज भोरे भोर में लाने का सीधा मकसद है कि आज के भोरे भोर में चीज़ें बहुत ही अलग ढंग से आने वाली हैं, क्योंकि बिहार की राजनीति में एक अलग तरह का उफान और उबाल दोनों ही आ रहा है। इस उफान और उबाल के बीच में बिहार की राजनीति किस करवट बैठ रही है, इस पर दोनों नज़र बनाए हुए हैं। जहाँ एक तरफ एनडीए की बात करें तो वहाँ बेहतर ढंग से नजर बनाए हुए हैं राकेश, वहीं दूसरी तरफ अगर महागठबंधन की बात करें, आरजेडी की बात करें या फिर और किसी भी चीज़ की बात करें तो वहाँ पूरी तरह से हिमांशु की नज़र बनी हुई है। ये दोनों ही लगातार घंटों जाग करके, घंटों रात भर घूम करके अलग अलग राजनीतिक दल के नेताओं से बात करके चीज़ों को बाहर निकाल कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि आखिर बिहार की राजनीति में इतना ज़्यादा उबाल क्यों आ रहा है, उफान क्यों आ रहा है। तो इसके पीछे आप जानते हैं कि सीधा सा कारण है कि कहीं ना कहीं चुनाव है, और असेंबली के चुनाव, बिहार के चुनाव ने सबको एक जगह ला करके खड़ा कर दिया है। वो जगह 2020 के चुनाव में सत्ता के करीब ले जाने का आंकड़ा है। अब इस आंकड़े को पूरा करने के लिए लगातार जो स्थितियां सामने आ रही हैं, उस स्थितियों को कैसे अपने पक्ष में किया जाए, इसके लिए अलग अलग राजनीतिक दल, अलग अलग गठबंधन प्रयास कर रहे हैं। इस प्रयास में नीतीश कुमार लगातार लालू प्रसाद की अनुपस्थिति में अलग अलग तरह के छापामारी कर रहे हैं, सेंधमारी कर रहे हैं, जो कुछ भी कह लीजिए कर रहे हैं। इस बीच में राकेश, लगातार आप देख रहे हैं एनडीए को, आपने नीतीश कुमार को भी देखा है। नीतीश कुमार की रणनीति में आपको क्या नजर आता है कि वो आरजेडी को खाली करने में लगे हुए हैं या आरजेडी का कबाड़ी बिटोर रहे हैं? जी बिल्कुल, नीतीश कुमार की पूरी प्रयास है कि एनडीए में जो है, मतलब आरजेडी से सभी जो भी नेता हैं, जो भी वहाँ पे विधायक हैं और जो भी हैं, उनको अपनी ओर खींचना या फिर उनके बस दल से बाहर निकालना है। लाइक अभी रघुवंश प्रसाद सिंह का जो मामला भी चल रहा है, खासकर इस पे जो है एक बिहार की राजनीति में लेटर बम का जो ट्रेंड चल रहा है वो अभी चरम पर है। लगातार आप देख रहे हैं कि रघुवंश प्रसाद सिंह ने सबसे पहले रमा सिंह के मुद्दे पर जो उनकी नाराजगी जताई थी। बड़ी सुंदर बात है। और राजनीति की शुरुआत से राकेश ने जो प्रश्न खड़ा किया है कि शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो शुरुआत हुई थी जब पूरी तरह से तेजस्वी यादव अपने हाथ में कमान लेकर के और लोकसभा का चुनाव लड़े थे। उससे पहले रघुवंश प्रसाद ने 2-3 बातें कही थी। राकेश, आपको भी याद होगा, हिमांशु आपको भी याद होगा कि रघुवंश प्रसाद ने सीधे तौर पे एक ही बात कही थी कि आरक्षण वाला जो बम है ये हमारे लिए घातक हो सकता है, क्योंकि ठीक लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए ने, और खास करके भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने सवर्णों को 10% आरक्षण देकर के बड़ा गेम किया था। ये गेम कहीं ना कहीं समझ में नहीं आ पाया था, या हो सकता है कि उनकी राजनीतिक सोच जो हो कुछ अलग दिशा में चल रही हो। रघुवंश प्रसाद ने उस समय इशारा किया था कि हमें इसका विरोध नहीं, बल्कि इसके साथ सवर्णों को अपने पक्ष में करना चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि 10% को बढ़ाने की बात हमें करनी चाहिए, लेकिन इसका विरोध कतई नहीं होनी चाहिए। और ये उल्टा बैठ गया। कल सुशील कुमार मोदी ने भी यही कहा कि रघुवंश प्रसाद सिंह को तभी उनको ठेस पहुंचा था जब उन्होंने तेजस्वी यादव में 10% आरक्षण का विरोध किया। बिल्कुल, देखिए ये कहते हैं रिसर्च, ऐसी हमारी टीम है जो एक एक छोटी छोटी बातों को भी रखती है। और अब आपको बता दें कि ये वहीं से शुरुआत हुई। उसके बाद से वो नाराज चलने लगे और पार्टी में कई तरह की बातें होने लगी। कहा जाने लगा कि जब जगदानंद सिंह को अध्यक्ष बनाया गया तब भी उनको तकलीफ हो रही थी। लेकिन खैर ये सब बातें हम नहीं कर सकते, क्योंकि रघुवंश बाबू छोटे नेता नहीं है जो छोटी बातें करें। आगे बढ़ने के बाद हो सकता है कि उन्हें उस बात का एहसास हुआ हो कि शायद लालू प्रसाद की अनुपस्थिति में जो लालू के हनुमान के रूप में वो चल रहे थे, वो कहीं ना कहीं वो पद भी उनसे छीना जा रहा है। आपने देखा होगा, रामायण की बात यदि हम करें तो आपने देखा होगा कि राम से बहुत नजदीक थे भरत, बिल्कुल, लेकिन भरत कभी उनके बगल में नहीं बैठे। नहीं, राम से बहुत नजदीक थे लक्ष्मण, लेकिन लक्ष्मण उनके सामने कभी बैठे नहीं, सिर्फ खड़ा होकर के उनका अपने आराध्य का सेवा करते रहे। हनुमान हमेशा उनके बगल में बैठे रहे, उनका पदवी किसी ने नहीं छीना।
तात्पर्य यही है कि एक अगर राजा हो तो उसके अगल बगल में इर्द गिर्द में बहुत सारे लोग होते हैं और सभी लोगों का अपना अपना महत्व है, अपना अपना सम्मान है। अब यही चीजें जो है रघुवंश प्रसाद से छीनती जा रही थी। फिर उनकी तबीयत खराब हुई तो एम्स में उन्होंने चिट्ठी लिखा और उस चिट्ठी से शुरुआत हुई कि रघुवंश प्रसाद अब नहीं रहेंगे। एम्स में जो चिट्ठी लिखी उससे पहले भी एक पटना एम्स की बात कर रहे हैं। जी वो चिट्ठी लिखे और उसमें उन्होंने क्लियर किया था, उन्होंने साफ किया था कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से वो इस्तीफा दे रहे हैं। पार्टी छोड़ने की बात उन्होंने बहुत बारीक बात आप कह रहे हैं। आप सभी को पता है कि उस समय उन्होंने एक शुरुआत कर दिया था। उन्हें लगा था कि उनके मान सम्मान को बिल्कुल उतनी तवज्जो नहीं दी जा रही है और तब उन्होंने एक चिट्ठी लिखी और शायद उनको मनाने की कोशिश की जाएगी। उसके बाद दूसरी खेप आई कि लालू प्रसाद तक ये बातें पहुंची। लालू प्रसाद ने उसे स्वीकार नहीं किया और कहा कि मैं आपसे बात करूंगा। बिल्कुल। फिर उसके बाद उनकी तबीयत और ज्यादा खराब होती है और दिल्ली चले जाते हैं और दिल्ली एम्स में फिर चिट्ठी बम की बात आती है। उनकी तबीयत ठीक हो जाती है। फिर उनके परिजनों को, जैसा कि खबर में हमने दिखाया भी था कि उनके परिजनों को बुला करके डॉक्टर गुलेरिया जो एम्स के हैं दिल्ली के, वो बुला करके परिजनों को कहते हैं कि इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो रही है, हम प्रयास तो कर रहे हैं लेकिन स्थिति नाजुक है। और तब शुरुआत होती है लेटर बम की। अब इसके पीछे बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं। पहली बात तो ये सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं लालू प्रसाद से और तेजस्वी यादव के बढ़ते जो जनाधार हैं उससे डर करके एनडीए ने इस तरह का कोई स्वांग रचा है कि कहीं ना कहीं उनके परिजनों को अपना लालच दे करके या अलग अलग तरह के समझौते करके कुछ न कुछ ऐसा निकाल लिया जाए रघुवंश प्रसाद से जिससे कि हमारा पॉइंट बढ़ जाए और आरजेडी का पॉइंट, महागठबंधन पॉइंट घट जाए। और यहीं से वो चिट्ठी की शुरुआत होती है और रघुवंश प्रसाद की एक चिट्ठी आती है जिसमें वो कहते हैं कि मैं 32 सालों तक, यही था ना, मैं 32 सालों तक लगातार आपके पीछे खड़ा रहा, अब मुझे माफ कर दें। पार्टी ने और बाकी सब लोगों ने मुझे बहुत सम्मान दिया लेकिन अब साथ चलना बड़ा मुश्किल और साथ साथ उन्होंने माफी भी मांगी अपने चिट्ठी में। और बाबा हम सबसे पहले एक बात बता देना चाहता हूँ कि जब से यह लेटर वाला जो रघुवंश प्रसाद सिंह जो नाराज चल रहे थे तभी से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जो है इस पे चुटकियां लेते दिख रही थी। जदयू की जो भी तमाम पार्टियां चुटकियां ले रही थी। हिमांशु, आपने खबर भी किया था, राकेश जी बता रहे हैं, आपने खबर भी किया था कि किस तरह से रघुवंश प्रसाद की दूसरी चिट्ठी आती है और दूसरी चिट्ठी में वो नीतीश कुमार को बहुत सारी बातें, मनरेगा वगैरह की बातें बताते हैं। इन सब के बाद सबसे बड़ी बात यह है कि राकेश, हिमांशु ने जो रात में जो चिट्ठी की बात की, जिसकी खबर सुमन ने रात में लाइव के माध्यम से किया था, वो चिट्ठी अभी किसी के पास नहीं पहुंची थी। सबसे पहले भारत लाइव के पास वो चिट्ठी पहुंची थी और उस चिट्ठी का लब्बो लुआब क्या था, वो क्या कह रहा था हिमांशु? जो रघुवंश प्रसाद सिंह ने स्पष्ट तौर पे सीधे तौर पे नाम नहीं है राजद का, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से बात करी, उन्होंने कहा कि राजनीति का मतलब बुराई से लड़ना है और धर्म अच्छाई के लिए लड़ना है। लेकिन जो आज की कुछ पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो टिकट जो खरीद बिक्री कर रही हैं, चाहे वो टिकट हो या फिर विधानसभा क्षेत्र में जो सिटिंगबाजी है, तो ये जो है लोकतंत्र के लिए खतरा है। इसके साथ ही साथ देखिए उन्होंने बिना पार्टी का नाम लिए कैसे अटैक किया है। उन्होंने कहा कि पहले गांधी, लोहिया, अम्बेडकर और कर्पूरी ठाकुर की तस्वीरें लगती थी, लेकिन आज जो है कर्पूरी ठाकुर की बात उन्होंने तभी कही थी जब वो पहली बार चिट्ठी लिख रहे थे कि मैं कर्पूरी ठाकुर के बाद बिल्कुल आपके पीछे 32 सालों से खड़ा हूं। ये कर्पूरी ठाकुर की तब भी उन्होंने चर्चा की। फिर बिना नाम लिए उन्होंने कहा कि लेकिन आज एक ही पार्टी के जो तमाम परिजन हैं उनके फोटो लगते हैं। उन्होंने जो इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी, तेजप्रताप, मीसा भारती के बारे में कहा है बिना नाम लिए हुए कि आज उन महापुरुषों की जगह एक ही परिवार के 5 लोगों की तस्वीरें छपती है और ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। इसके साथ उन्होंने कहा कि जो पहले जो है समाजवाद की, क्योंकि जो लालू यादव की पार्टी है वो समाजवाद की बात करती है, बिल्कुल। लेकिन उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि अब समाजवाद की जगह जो है वो वंशवाद, परिवारवाद और तमाम तरह की चीजें हो रही हैं और ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही मतलब कहना यह है हिमांशु की एट द लास्ट कहीं ना कहीं रघुवंश प्रसाद ने ये स्पष्ट कर दिया है कि अब लौटने का कोई गुंजाइश नहीं है इस तरीके का। और इस गुंजाइश को कहीं ना कहीं पूरा करने के लिए, इन सब बातों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से सीधी सी बात है कि अब राजनीति की एक अलग धारा बह रही है और इस धारा को कैश करने के लिए कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने उसको कैश करने का, लालू की अनुपस्थिति में सबसे बड़ा अगर कोई दिक्कत हो रही है तो वो दिक्कत हो रही है तेजस्वी यादव को। लालू की कमी सबसे ज्यादा तेजस्वी यादव खल रही है। लालू की अनुपस्थिति का लाभ और लालू के नाम का सहारा लेकर के एनडीए फायदे तो उठा रहा है, अंततः एक बड़े पेड़ को धराशायी करने में कहीं ना कहीं
एनडीए सक्सेस हो गया। जी जी हमने शुरू में बताया था कि जब रघुवंश प्रसाद पटना में थे तो उन्होंने नीतीश कुमार से बात करने से भी इनकार कर दिया था। हमारे बहुत ही करीबी सूत्रों ने बताया था कि उनकी बात कराने का प्रयास किया गया था जब वो अस्पताल में भर्ती थे, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया था। इसके बाद दिल्ली जब वो गए तो भारतीय जनता पार्टी सबसे ज़्यादा नरेंद्र मोदी चाह रहे थे कि किसी भी तरह से रघुवंश प्रसाद को लाया जाए। मैंने उस समय चर्चा किया था, शायद सब लोगों को याद होगा कि मैंने चर्चा किया था कि मनरेगा को लेकर के जिस तरह से उन्होंने अपनी योजना बनाई थी और दुनिया के सबसे ज्यादा रोजगार देने वाले इस योजना को दुनिया ने सराहा था। इसको लेकर के उनके समाजवाद के विचारधारा को लेकर के नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रभावित थे और हमने ये भी कहा था कि उन्हें प्रोजेक्ट करना चाहते थे मुख्यमंत्री का उम्मीदवार, लेकिन उनकी तबीयत खराब होने के बाद उसके बावजूद भी लोग गए थे उनसे मिलने के लिए। और शायद ये वही वक्त था जब उनके परिजनों को लगा, जो कि हमारे सूत्र बता रहे हैं कि इसमें रघुवंश प्रसाद से ज्यादा उनके परिजनों की चाहत है कि वो कहीं ना कहीं अब एक नया ट्रेंड शुरू करें। और कहा यह जा रहा है कि अंदर खाने में बहुत सारी बातें हो चुकी हैं जो नीतीश कुमार भी देने के लिए तैयार हैं, भारतीय जनता पार्टी देने के लिए तैयार है, और ये चीजें एनडीए में उनको हर तरह से उनके परिजनों को अलग अलग तरह से लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। और इसी का नतीजा है कि रघुवंश प्रसाद के नाम को सहारा लेकर के कहीं ना कहीं जहां एक तरफ एनडीए आरजेडी और लालू प्रसाद के साथ साथ तेजस्वी यादव और महागठबंधन को बैकफुट पर लाने में सफल हो रही है, वहीं एनडीए कहीं ना कहीं एक बड़ा राजनीतिक गेम भी कर रही है। सुशील कुमार ने कल ही कहा कि जो है वो कौरवों के दल में रघुवंश प्रसाद सिंह जो है कर्ण की तरह थे। बिल्कुल, ये चर्चाएं तो होती रहती हैं और चर्चाएं तब भी होती हैं जब सियासत की बात होती है। जितनी भी अच्छी बातें आपको नजर आएंगी वो सिर्फ बातों में राजनीतिक दलों के नजर आती है, व्यवहार में नजर नहीं आती है। और व्यवहारिकता की बात अगर करें तो अभी आरजेडी का कहना है कि सिर्फ कबाड़ी हम अपने घर से बाहर निकाल रहे हैं, कचरा निकाल कर बाहर फेंक रहे हैं, जो जा करके डंप हो रहा है एनडीए के अलग अलग घटक दलों में। भारतीय जनता पार्टी इस कचरा को क्यों नहीं बटोर रही है? नीतीश कुमार के पास कोई विकल्प नहीं है, जनाधार नहीं है, वो हार चुके हैं, बिहार की जनता उनसे त्रस्त हो चुकी है और उन्हें बाहर करना चाहती है, इसलिए वो कचरा बिटोर रहे हैं। और जो लोग वहां जा रहे हैं वो ये समझ के जाएं कि वो कचरा ही है। और यही वजह थी। राकेश, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? जी हाँ बाबा, एक चीज़ तो साफ हो रही है, जिस तरह से रघुवंश प्रसाद सिंह के मामले में जो अभी पिछले दिनों नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी रहे ललन सिंह ने एक बयान दिया था, जिसमें रघुवंश प्रसाद सिंह के बारे में बोला गया था कि आरजेडी में उनकी इज्जत नहीं है, वो वरिष्ठ नेता है, काफ़ी 32 सालों तक रहे हैं और वो लीड करते रहे हैं। ऐसी बातें नहीं है, बातें ये हैं कि अभी जो वर्तमान में आरजेडी का जो नेतृत्व है, तेजस्वी यादव कुछ चेंज करना चाहते हैं, कुछ बदलाव करना चाहते हैं। हो सकता है वो बदलाव उन्हें नहीं भा रहा हो, लेकिन अभी भी बहुत सारे नेता तो हैं, वही नेता बाहर हैं जिनको या तो बाहर पार्टी का रास्ता दिखाया जा रहा है या रघुवंश प्रसाद के परिवार परिजन जिन्हें ऐसा लग रहा हो कि अब उनके लिए एक नया द्वार खुलना चाहिए और राजनीति में वो थोड़ी बड़ी उड़ान करना चाहते हैं। यही बातें हैं। भोरे भोर में जो हम लोगों ने चर्चाएं की, निश्चित रूप से बिहार की राजनीति की एक बड़ी चर्चा थी और इस चर्चा के साथ आप कितना कनेक्ट हो रहे हैं, इन बच्चों पर कितना ध्यान दे रहे हैं आप, इनके रिसर्च को कैसा समझ रहे हैं आप, कितना ज़्यादा इनको आप सम्मान दे रहे हैं। आगे इन्हीं बच्चों को आगे बिहार की राजनीति को देखना है, तो ऐसा है कि आप कमेंट करके इनका हौसला अफजाई जरूर करें। हम तो आपके साथ हैं ही, बाकी इन पर भी अगर आपका कृपा दृष्टि बना रहे तो निश्चित रूप से बिहार की राजनीति के वो भीतरिया बात जो है ना, वो निकाल के ये रोल आएंगे। फिर मिलते हैं किसी खबर के साथ। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।